परसों पीसीआई का नोटिफिकेशन आया था, मैंने ग्रुप पे डाला था, देखा आपने? एग्जिट एग्जाम का। अक्टूबर मंथ में आपका एग्जिट एग्जाम है, ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑनलाइन टेस्ट। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 8 सब्जेक्ट्स से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर के 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 + 3, 8 सब्जेक्ट से आपको एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को सिंसियरली पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट मंथ पॉसिबली आपका यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, है ना। सेशनल भी आपके हो ही गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, कम से कम 2 से 3 साल के, है ना। रिवीजन भी मैंने शुरू कर दिया है ना। आज हम फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक रिवाइज करेंगे। टॉपिक का टाइटल है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब तो आपको पता है, दवाइयाँ। पैकेजिंग मतलब दवाइयों को पैक करना, ठीक है। फैक्ट्री में जब दवाइयाँ बनती है तो बनाने के बाद उनको पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दवाई सेफ रहे, दवाई को कोई भी अ, नुकसान ना हो, दवाइयाँ खराब ना हो टेम्परेचर की वजह से, मैकेनिकल शॉक की वजह से, यूवी लाइट की वजह से, इसलिए दवाई को पैक करना बहुत जरूरी है। और पैकेजिंग से दवाई अट्रैक्टिव भी बनती है। और जो पैकेट होता है दवाई का, जो रैपर्स होते हैं, जो बॉटल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये कंटेनर पे लेबलिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी इस पे होती है। तो यही सब आज हम पैकेजिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, उन मटेरियल के फायदे नुकसान क्या है, ठीक है। और उनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग के क्या फायदे होते हैं। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैकेजिंग मटेरियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, पैकेजिंग कितने टाइप की होती है, पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। और पैकेजिंग मटेरियल का हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है पैकेजिंग के लिए, और पैकेजिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा आर्ट है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको इनक्लोज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज, है ना। जैसे आप कोलगेट यूज करते हो तो आपको जितना चाहिए पेस्ट उतना आप ब्रश पे निकालते हो और अपने टीथ को साफ करते हो। तो आपके हाथ में कंट्रोल है ना, जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उतना आपने निकाला, ठीक है। और फिर आपने उसका क्लोजर, उसका ढक्कन बंद कर दिया। तो वो प्रोडक्ट कंटामिनेट भी नहीं होगा और वो प्रोडक्ट फर्दर यूज के लिए सुरक्षित रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में दवाइयां बने लेकिन वो दूसरी स्टेट्स में सेल हो, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए भी पैकेजिंग की जाती है। और दवाइयां लंबे समय तक स्टोर भी करके रखी जा सकती हैं, है ना। मॉइस्चर से बचाया जा सकता है, यूवी लाइट से बचाया जा सकता है, टेम्परेचर से बचाया जा सकता है। तो ड्रग का स्टोरेज भी हमें मिल जाता है इससे। अब इस प्रोसेस में हम क्या है, प्रोडक्ट को जब डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, तो उसी के साथ उसके पैकेजिंग को भी डेवलप करते हैं कि किस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, ठीक है। तो हम पहले तो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद में प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल के बाद में हमारा प्रोडक्ट यदि अच्छा बन गया है तो हम उसको पैक कर देंगे, ठीक है। और उस पैकेजिंग मटेरियल के साथ हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और फिर वो रिटेल शॉप पे चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेल शॉप पे जाएगा, और वहां से वो कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर पैकेजिंग को रिमूव करेगा और ड्रग्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है। आपने कभी टैबलेट कैप्सूल खाई होगी, ब्लिस्टर पैकिंग आती है ना। बॉटल्स आपने देखे होंगे, ग्लास के बॉटल्स आते हैं, प्लास्टिक के, प्लास्टिक मटेरियल से भी पैकेजिंग होती है। ग्लास में आपको एम्प्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। जो सिंगल डोज पेरेंटल फॉर्मुलेशन है उसके एम्प्यूल्स भी आते हैं। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमारे लिए बड़े काम की होती है। हम ये जान सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। कोई प्रिकॉशंस तो हमें यूज नहीं करना, है ना। जैसे आई ड्रॉप्स पे प्रिकॉशन होता है, आई ड्रॉप पे प्रिकॉशन होता है कि हमने यदि उसको ओपन कर लिया है तो 1 महीने के अंदर हमें उसको खत्म करना है या तो डिस्कार्ड करना है। उससे ज्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपने सस्पेंशन इमल्शन पे प्रिकॉशन देखा होगा, शेक वेल बिफोर यूज।
आप उसको प्रॉपर शेक करोगे, उसके बाद ही आप उसको कंज्यूम करोगे। तो आप उसको जब कंज्यूम करोगे तो आप में मेडिकामेंट की वो क्वांटिटी जाएगी जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स देगी, है ना। जैसे सपोज सस्पेंशन है, आपने उसको यूज करने से पहले शेक नहीं किया, तो आपको हो सकता है उसका मेडिकामेंट नीचे सेडिमेंट हो गया हो, है ना, और वो आपको ड्रग आपकी बॉडी में जाए ही ना, है ना। इसलिए उसको शेक करना बहुत जरूरी है। तो प्रिकॉशंस भी लेवल पे मेंशन रहते हैं कि किस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, और उस पर एडवाइस भी लिखी होती है ना, उस पर डोज भी दिया होता है। पैकेजिंग मटेरियल पे जब हम लेबलिंग करते हैं तो उस लेबल पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ बना है, उसका कस्टमर केयर नंबर क्या है, किस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है ना। उस पे बारकोड होता है जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसी पे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी होती है, और ब्रांड नेम भी होता है, और प्रोडक्ट की कंपोजिशन भी होती है। जैसे आप कोई सिरप का बॉटल देखोगे तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने ऐड किए हैं उसकी वो लिस्ट मेंशन करती हैं, और उसी लिस्ट में इंग्रेडिएंट्स के सामने ये भी लिखा होता है कि वो इंग्रेडिएंट, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कितना कंपनी ने डाला है, ठीक है। जैसे रेबिप्राजोल 20 mg, है ना। जैसे आपका स्लीपिंग पिल्स सेडेटिव हिप्नोटिक में आपका एल्प्राजोलम आता है ना, एल्प्राजोलम 0.25 mg, 0.5 mg, तो ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। उस मेडिकामेंट की स्ट्रेंथ भी उस लेवल पे अवेलेबल रहती है। तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को यदि पॉपुलर बनाना है तो उसकी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इससे प्रोडक्ट का एलिगेंस और प्रोडक्ट हमारा ब्यूटीफाई होगा, जिससे उसकी सेल इंप्रूव होगी। तो यहाँ पैकेजिंग के कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और हमारे प्रोडक्ट को एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ब्रेकेज से बचाएगा, लीकेज से बचाएगा, स्पॉइलेज से बचाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में हमें हेल्प करेगा। हैंडलिंग इजी हो जाएगी, कंज्यूमर्स उसको इजीली कंज्यूम कर पाएंगे उनकी नीड के अकॉर्डिंग। और प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होगा क्योंकि उस पर ब्रांडिंग होगी, और अटेंशन को ग्रैब करेगा हमारे कस्टमर्स के, कस्टमर मतलब पेशेंट, ठीक है। तो आपने देखा होगा दवाइयों के मॉडर्न कंटेनर्स जो आते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये पैकेजिंग के हमने फंक्शन डिस्कस किए। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, ब्रांड कम्युनिकेशन, पेशेंट कन्वेंस, और आइडेंटिफिकेशन, और कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट किसी भी मतलब एल्युमिनियम फॉइल है या ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक है, उसके अंदर इंक्लोज रहेगा, उसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं। और कंटेनमेंट से ही आया है कंटेनर। हमारी दवाई का जो बॉटल है उसी को हम कंटेनर बोलते हैं, जिसमें दवाई को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये कुछ पैकेजिंग मटेरियल है जिनसे हम कंटेनर बनाते हैं। जैसे ग्लास कंटेनर होते हैं जिसमें बॉटल्स आता है, एम्प्यूल्स आता है, वाइल्स आता है, सिरिंज आते हैं। और प्लास्टिक कंटेनर में बॉटल्स आता है, ट्यूब्स आते हैं, क्लोजर्स आते हैं। क्लोजर्स मतलब ढक्कन, है ना। आपने देखा होगा पेस्ट या कोई भी प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो कॉस्मेटिक्स में, है ना, तो उसको आप जितना चाहिए उतना निकाल के फिर उसको बंद कर देते हो, है ना, तो उसको क्लोजर बोलते हैं, ढक्कन। बैग्स, है ना। तो ये सब प्लास्टिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। मेटल में आता है आपके निडल्स, ठीक है, निडल आता है, कोलेप्सिबल ट्यूब्स आती हैं, और एल्यूमिनियम फॉइल की भी पैकेजिंग होती है, तो इससे भी कंटेनर बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है ना। रबर में क्लोजर्स बनते हैं, जैसे आपने वाइल्स के ढक्कन देखे होंगे। वाइल्स के जो ढक्कन होते हैं वो रबर के बने होते हैं। इंजेक्शन आता है ना, जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, उसको हम वाइल बोलते हैं। एम्प्यूल मतलब सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं। एम्पूल की सीलिंग हो जाती है, उसको हमें यदि यूज करना है तो हम उसको ऊपर से ब्रेक कर देंगे, और उसमें से नीडल सिरिंज की हेल्प से मेडिकामेंट को लोड करके मरीज को इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका एम्पूल हो गया। और वाइल के केस में क्या होता है, उसमें रबर का क्लोजर होता है, ठीक है, और उसमें ऊपर हल्की सी मेटल की पत्ती भी लगी होती है, तो बीच में हम उससे निडल डाल के जितना हमें चाहिए 2-3 ml हम निकाल लेते हैं और फिर उसको हम रख देते हैं। तो ऐसे हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे डेक्सामेथासोन का वाइल आता है 30 ml का, तो हम 2 ml यूज करते हैं, तो 15 टाइम्स हम उसको यूज कर सकते हैं 2-4 दिन हफ्ते भर में। तो उसमें क्या है, जो रबर का क्लोजर होता है ना, हम जब उसमें निडल डालते हैं और मेडिकामेंट निकाल के उस निडल को वापस
खींचते हैं पीछे की तरफ तो फिर वो वापस क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो रबर होता है ना। तो इसलिए हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर पाते हैं। और जो एम्प्यूल है, ठीक है, एम्प्यूल आपका इस शेप का होता है ना, आपने देखा है ऐसा एम्प्यूल। और इसको हमें ब्रेक करना है। इस एम्प्यूल को हमें ब्रेक करना होता है, ठीक है। हम यहाँ से इसको तोड़ देंगे और इसमें जो मेडिकामेंट है इसको हम इंजेक्शन में लोड करके मरीज को लगा देंगे, है ना। और वाइल कैसा होता है? वाइल आपका इस टाइप का होता है, और यहाँ पर इसमें मेडिकामेंट रहता है, और यहाँ पर इसमें रबर का क्लोजर रहता है, और यहाँ पर इसमें मेटल की पत्ती होती है, और यहाँ बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और इस स्पेस में हम यहाँ पर निडिल अंदर डालते हैं, और यहाँ से मेडिकामेंट जितनी हमको जरूरत है उतनी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और आपने लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स देखे होंगे जिसमें ग्लूकोज का बॉटल आता है, डेक्सट्रोज आता है, D5, ठीक है। तो ये सब आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में आते हैं जो मोर देन 100 ml होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? RL, DNS, NS, नॉर्मल सेलाइन, है ना, ये सब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में आते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल्स के कंटेनर हमें पता होना चाहिए। पेरेंटल के कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर आते हैं जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के लिए यूज होते हैं, और इनका रिसाइक्लाइजेशन पॉसिबल होता है। और ये है सिंगल यूज, और ये है मल्टीपल यूज। सिंगल यूज में आता है एम्प्यूल। एम्प्यूल ग्लास का बना होता है, ठीक है। इसका कंटेनर ग्लास का होता है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, और ग्लास को हम इजिली किसी भी शेप एंड साइज में बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इन पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो आपको एम्प्यूल का एग्जांपल बताना है। एम्प्यूल आता है आपका डोलोनेक्स इंजेक्शन, है ना। एग्जाम में आपको यदि अच्छी मार्किंग चाहिए तो आपको ड्रग्स के एग्जाम्पल भी देने हैं। जैसे आपने कोई कंटेनर बताया, तो उस कंटेनर में कौन सा ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, उस ड्रग का नाम भी आपको लिखना है, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। जैसे मैंने अभी मल्टीपल यूज का एग्जांपल आपको दिया, तो इसमें आप डेक्सोमेथासोन 30 ml, ठीक है, इस कंटेनर में आता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरासीटामोल का इंजेक्शन आपने देखा होगा, ठीक है। एसिटोमिनोफेन, PCM, पैरासीटामोल का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और आता है आपका एविल का इंजेक्शन। एविल किस कैटेगरी का ड्रग है, बताओ? एविल एंटी एलर्जिक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है ना, उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। उसमें IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये एविल का इंजेक्शन भी एम्प्यूल के फॉर्म में आता है। पैरासीटामोल का आता है, डोलोनेक्स का आता है, डाइक्लोफेनेक का आता है। तो ऐसे यदि आप एग्जाम्पल्स लिखोगे आंसर शीट में तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। डिप्लोमा का रिजल्ट अच्छा इसलिए नहीं आता क्योंकि लिखने का तरीका स्टूडेंट का सही नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा भाई लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल का एग्जाम्पल भी तो बताओ। नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, DNS, D5, D10। तो ये सब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने जैसे ही एम्पूल की बात की, तो आप बताओ एविल, ठीक है, PCM, डाइक्लोफेनेक, डोलोनेक्स का इंजेक्शन, है ना, ये सब एम्पूल के फॉर्म में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोजेस फॉर्म किस कंटेनर में पैक किया जाता है। कौन सा डोजेस फॉर्म किस कंटेनर में पैक किया जाता है। जैसे आपके एंटासिड आएंगे, सिरप आएंगे, ये सब आपके ग्लास कंटेनर होंगे, प्लास्टिक के कंटेनर होंगे, है ना। जैसे आपने जेलुसिल, है ना, जेलुसिल का आपने सिरप का एंटासिड का बॉटल देखा होगा, ठीक है। इसका ब्रांड नेम भी आप लिख सकते हो, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। तो ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, मेटल कंटेनर, रबर कंटेनर, और पेपर। पेपर हम मतलब रैपिंग के लिए यूज करते हैं। लेबलिंग में, है ना, जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इस कंटेनर पे हम यहाँ क्या करेंगे? लेबल चिपका देंगे, ठीक है। और इस लेबल पे इंफॉर्मेशन रहेगी, कंपनी की इंफॉर्मेशन रहेगी, बारकोड रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, ठीक है। और कस्टमर केयर नंबर होगा, एक्सपायरी डेट होगी, प्रिकॉशंस होंगे, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ लेवल पे मिल जाएगी, जिससे हम इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं हुआ, है ना। तो ये होती है लेबलिंग, ठीक है। और ये है आपका कंटेनर।
और ये कंटेनर का क्लोजर है। ठीक है, क्लोजर मतलब कंटेनर का ढक्कन। और हमारा कंटेनर आइडियली एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में यदि हमारा मेडिकामेंट आएगा तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। कंटामिनेशन मतलब होता है माइक्रोब्स का अटैक उस पर हो जाएगा, और माइक्रोब्स का अटैक यदि होगा तो हमारे प्रोडक्ट की इफिकेसी और इफिशियंसी उसकी और थेराप्यूटिक वैल्यू कम होगी। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू खत्म हो सकती है, या तो फिर कोई टॉक्सिक रिएक्शन भी हो सकती है। मॉइस्चर की वजह से कैप्सूल्स खराब हो जाते हैं, है ना। जब भी कैप्सूल्स बाहर हम रखेंगे खुले में तो कैप्सूल मॉइस्चर ग्रैब कर लेगा, और कैप्सूल का जो सेल है वो जिलेटिन का बनता है, और जिलेटिन लिक्विफाई हो जाएगा जिससे हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तीन टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डोजेस फॉर्म हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है कंटेनर के। इसका एग्जांपल है बॉटल, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर की जो फिल्म्स होती हैं, है ना, आपने देखा होगा। इस टाइप की स्ट्रिप रहती है ना, उस स्ट्रिप में टैबलेट होते हैं, इसको हम यूनिट डोजेस फॉर्म बोलते हैं, है ना। सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल क्या है, टैबलेट और कैप्सूल, इसको हम यूनिट डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रिप पैकेजिंग में आते हैं, है ना, ऐसा स्ट्रिप होता है, और इसका लेबल पीछे की तरफ होता है, और सामने हम इसमें ट्रांसपेरेंट होती है ये शीट, तो हम प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स भी आते हैं, है ना, और ये है टैबलेट। तो टैबलेट और कैप्सूल की पैकेजिंग की जाती है। तो प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट जिस पैकेजिंग के टच में उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगी, सेकेंडरी पैकेजिंग पे हमारा लेबलिंग होती है। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग पे हमारी लेबलिंग होती है। तो लेबलिंग से हमें क्या पता चल जाता है कि भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम उस पर देख सकते हैं। और टर्सरी, टर्सरी जो पैकेजिंग है उसमें बड़े बड़े कार्टून्स आते हैं, बॉक्स आते हैं, ठीक है, जिससे हम शिपमेंट कर सकते हैं। शिपमेंट मतलब प्रोडक्ट की शिपिंग, मतलब उसको एक देश से दूसरे देश में भेजना, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन में आपका ट्रेन के थ्रू भेज रहे हैं, ट्रक ट्रक से जा रहे हैं, तो ये सब आपका स्टेट वाइज ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से हमारे देश में दवाई बुलवाना, और एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से किसी दूसरे देश में दवाई भेजना। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली शिपिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो ये तीन प्रकार की पैकेजिंग आपको समझ में आई, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग में हमारा प्रोडक्ट का कंटेनर के डायरेक्ट टच में रहेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा बॉटल, बॉटल का एक छोटा सा बॉक्स होता है, और फिर 50 बॉटल को उनके बॉक्स के साथ एक बड़े कार्टन में रख दिया जाता है। तो जो बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं जिसमें 50-100 बॉटल रखी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं, बताओ, टर्शरी पैकेजिंग। ठीक है, तो ये तीन टाइप की पैकेजिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पैकेजिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन एग्जाम में आता है, तो इसको आपको क्लासिफाई करना है ग्लास, प्लास्टिक, रबर और मेटल में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो यूजुअली इसमें पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पैकेजिंग के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लिस्टर पैकेजिंग है, स्ट्रिप पैकेजिंग है, बबल पैकेजिंग है, फॉइल, फॉइल पेपर, प्लास्टिक पाउचेस आते हैं, बॉटल, सील्ड बॉटल आती है, टैप सील होता है, ब्रेकेबल सील आती है, ऐसी सील जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और शील्ड ट्यूब्स आती है, एरोसोल्स कंटेनर आते हैं। तो ये सब पैकेजिंग के टाइप होते हैं। वाइड माउथ का कंटेनर आता है, नैरो माउथ का कंटेनर आता है। यहाँ पर आप एक टैबलेट का स्ट्रिप देख सकते हो, है ना। तो टैबलेट का स्ट्रिप जो है वो ओवल शेप में हो सकता है, आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है,
डिफरेंट शेप एंड साइज में ये अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने टैबलेट्स हैं, है ना। किसी में 10 टैबलेट्स होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 2 टैबलेट्स होते हैं, 4 टैबलेट्स होते हैं। इसको हम पैक साइज बोलते हैं। पैक साइज मतलब एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट है ना। एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट है, 2 टैबलेट है। जैसे आईपिल, एक स्ट्रिप में एक ही टैबलेट आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टैबलेट है जो 30 आ रहे हैं, कौन से है जो 10 आ रहे हैं, कौन से है जो 4 आ रहे हैं, है ना। तो ये इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो स्ट्रिप, और पीछे इसका लेबल है, और लेबल पे यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये आप चेक कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर क्या होते हैं, जो क्लोज क्लोज यदि हमने कर दिया कंटेनर को तो उसके अंदर हवा नहीं जाने देंगे, तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एम्बर्ड कलर के होते हैं, जो हमारे ड्रग को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और सिंगल डोज कंटेनर होते हैं कि उसमें से हम एक बार में ही पूरा डोज निकाल लेते हैं, जैसे एम्पूल हो गया, ठीक है। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर मतलब जिनका ढक्कन है वो काफी टाइट लगा होता है, जिससे उसके अंदर एयर ना जा सके, इसी को हम वेल क्लोज्ड कंटेनर भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पे टर्सरी पैकेजिंग में जो बैरल्स यूज होते हैं और जो बड़े बड़े बॉक्सेस यूज होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब भी हम किसी पैकेजिंग मटेरियल को यूज करते हैं तो हम उसमें कुछ क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट करते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू, शॉक के थ्रू, और रिवॉल्विंग ड्रम में हम उसको घुमा के देखते हैं कि वो टूट फूट तो नहीं रहा है, उसका डेप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा है। ड्रॉप टेस्ट करके देखेंगे, हम उसको गिरा के देखेंगे कि वो कंटेनर कहीं कमजोर तो नहीं है ना। जनरली जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो गिरने पे फूटते हैं, लेकिन प्लास्टिक कंटेनर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हमारे प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से हम उसके कंटेनर का सिलेक्शन करते हैं। हमारा जो कंटेनर है उसका हमें स्टेरिलाइजेशन भी करना जरूरी होता है पेरेंटल के केस में, ताकि हम कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकें। और हमारे कंटेनर में जब हम ड्रग को फिल करेंगे तो उसमें मेडिकामेंट्स की सेम क्वांटिटी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंटेनर फिल कर रहे हैं तो किसी कंटेनर में ज्यादा मेडिकामेंट गया है और किसी में कम गया है, ऐसे में पेशेंट को रिलीज नहीं मिलेगा। ग्लास कंटेनर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है तो हम चेक कर सकते हैं कि कितना मेडिकामेंट है उसमें, ठीक है। और इसकी प्रोटेक्शन पावर भी अच्छी होती है, ये काफी हद तक इनर्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल होता है, इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये गिरने पे टूट सकता है और फिजाइल नेचर का होता है, और जो एल्केलीज होते हैं उससे ये रिएक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। 4 टाइप्स के ग्लास है जो हम कंटेनर बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडा ऐश, और सोडियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, ये सब केमिकल कंपोजिशन है ग्लास की, ठीक है। इसमें बोरॉन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, बेरियम होता है। और एम्बर्ट कलर के जो बॉटल्स आते हैं वो डिफरेंट कलर आपके लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, यूवी लाइट से। येलो कलर के बॉटल्स आते हैं, ब्लू कलर के आते हैं जिसमें कॉपर डाइऑक्साइड ऐड होता है। ग्रीन कलर के बॉटल आते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसमें आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड रहता है। ये 4 टाइप के ग्लास है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, और नॉन पेरेंटल यूज के लिए सोडा ग्लास। तो ये 4 प्रकार के ग्लास आते हैं जिसमें हम दवाइयों को पैक करते हैं। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बोरोसिलिकेट ग्लास का। ये हाईली रेजिस्टेंट ग्लास होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर से हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड यदि हमारे प्रोडक्ट में है तो वो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेबोरेटरी के जो ग्लास एपरेटस होते हैं उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन और वाटर फॉर इंजेक्शन को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, ये एल्केली और सेंसिटिव प्रोडक्ट्स और इन्फ्यूजन्स को और ब्लड प्लाज्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के स्टोरेज के लिए। अब हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक हमें मेन फायदा ये देता है कि ये लाइट वेट होता है,
ठीक है, कांच से यदि हम इसको कंपेयर करें तो ये लाइट वेट होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज में अवेलेबल होता है, केमिकली इनर्ट होता है, और हाई क्वालिटी के जो प्लास्टिक्स रहते हैं वो हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए, और ये रेजिस्टेंस भी शो करता है और गिरने पे टूटता फूटता भी नहीं है, तो ये प्लास्टिक की विशेषता हो गई। मेटल्स की बात करें तो मेटल थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, स्टीलनेस स्टील है, टिन है, ये सब यूज होते हैं, एल्युमिनियम है। लेड काफी कम यूज होता है क्योंकि लेड टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो यदि हम प्लास्टिक से कंपेयर करें तो मेटल काफी हैवी होते हैं और मेटल हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हम उनको प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, वहां मेटल यूज नहीं करते। जो एरोसोल्स होते हैं वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो मेटल कंटेनर यूज करना ज्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट को मॉइस्चर और गैसेस से भी बचाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि मेटल काफी एक्सपेंसिव होती है और दूसरा हाईली रिएक्टिव होती है, तो हमारे प्रोडक्ट के मेटल से रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में हम केमिकल्स यूज करते हैं, तो वो केमिकल्स मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं। कोलेप्सिबल ट्यूब्स आती हैं, कोलेप्सिबल ट्यूब्स का एग्जांपल है आपके जितने भी क्रीम्स आते हैं, टॉपिकल लोशंस आते हैं, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, ये सब कोलेप्सिबल ट्यूब में आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को आप पीछे से पिचकाओगे तो आगे से प्रोडक्ट बाहर आएगा। टिन यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है, लेड यूज होता है, लेकिन लेड टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसलिए इसकी लिमिट एक लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो एल्युमिनियम भी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, एल्युमिनियम फॉइल भी यूज होती है ना, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रबर्स रबर्स यूज होते हैं, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स और टॉपिंग बॉटल्स, इसके क्लोजर बनाने के लिए। तो रबर का एडवांटेज ये है कि काफी फ्लेक्सिबल होती है, ये नेचुरली अवेलेबल होती है, और इससे हम क्लोजर आसानी से बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एरोसोल कंटेनर। एरोसोल कंटेनर में हम प्रेशराइज्ड फॉर्म में मेडिकामेंट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स कहते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट के लिए, सीओपीडी के पेशेंट के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आपने जैसे परफ्यूम का बॉटल देखा होगा, परफ्यूम की जब हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से खुशबू निकलती है ना, और जब हम उसको शेक करेंगे तो ऐसा लगेगा अंदर लिक्विड है। ठीक है, तो वो प्रेशराइज्ड मेडिकामेंट उस कंटेनर में रहता है, तो इसके लिए ज्यादातर मेटल कंटेनर यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम 1942 में ये एरोसोल कंटेनर डेवलप किया गया था इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, स्प्रे, है ना, जैसे वॉलनी का स्प्रे आता है, जहां पर आपको दर्द हो रहा है वहां पर आप स्प्रे कर लो तो दर्द कम हो जाता है। तो 1942 में फर्स्ट टाइम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने के लिए इस कंटेनर को डेवलप किया गया था। फिर 1950 में फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको डेवलप किया गया। इसका एग्जाम्पल क्या है एरोसोल का? रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने के लिए इफिनेफ्रिन इफिनेफ्रिन नाम का ड्रग इस फॉर्म में आता है, निबुलाइजर्स आते हैं, सॉल्ब्यूटेमॉल आता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइडल ड्रग्स, ये सब इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं। अब एरोसोल का डिसएडवांटेज क्या है? ये टेक्नोलॉजी काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन आता है, जो स्किन कैंसर को बढ़ा सकता है। और इसमें इंफ्ला इन्फ्लामेशन की पॉसिबिलिटी, इसमें टॉक्सिसिटी की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें जो हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो हम बहुत सेलेक्टिव प्रोपेलेंट ही यूज करते हैं। अब इसके फायदे की बात करते हैं तो इसमें कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है, दूसरा, हम इसमें जब ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ही हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है, तो ये इसके फायदे हैं। अच्छा, एक फायदा ये है, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
जैसे हमने ओरल रूट से ड्रग लिया तो स्टमक में जाएगा, लिवर को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। लेकिन हम जब इनहेलेशन रूट से लेते हैं तो उससे क्या होता है, ड्रग हमारा सीधे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम में जब ड्रग जाएगा तो वो सीधे एल्वियोलाई से ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ऐसे ही हमारे सबलिंगुअल और बकल रूट में भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी ज्यादा होता है, और हमारे लंग्स में भी एल्वियोलाई में जो ब्लड वेजल्स होती हैं वहां भी ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। तो ये इसका फायदा है। यहाँ पर आप एरोसोल कंटेनर का इमेज देख सकते हैं। इसमें प्रोपेलेंट होता है, वॉल्व होता है, एक्चुएटर होता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका लिक्विफाई स्टेट में होता है, प्रेशराइज्ड फॉर्म में। इसमें गैस होती है, और प्रोपेलेंट का काम होता है मेडिकामेंट को बाहर की तरफ निकालना, और इसमें एक वॉल्व भी लगा होता है। तो इसका आप चित्र बना देंगे यदि एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, एरोसोल कंटेनर, और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसमें प्रोपेलेंट होता है, कंटेनर, वॉल्व, एक्चुएटर और प्रोडक्ट कंसंट्रेट। तो यहाँ पर है आपका प्रोडक्ट, और ये है इसकी नली जिससे प्रोडक्ट बाहर की तरफ निकलता है, और इसमें प्रोडक्ट प्रेशराइज्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, स्प्रेज है इसका एग्जाम्पल। स्प्रेज आपने देखा होगा, वॉलनी वॉलनी का स्प्रे आता है ना, वॉलनी जेल, है ना। तो वॉलनी जेल का जो स्प्रे आता है उससे जहां पर भी दर्द हो रहा है आपको केवल स्प्रे करना होता है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक के भी स्प्रेज आते हैं। जैसे किसी को इंजेक्शन लगना है और उसको पेन हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम स्प्रे मार देंगे और फिर इंजेक्शन लगाएंगे, तो उसको वहां पर पेन नहीं होगा। यदि सैनिटाइजेशन करना है तो सैनिटाइजेशन के भी स्प्रे आते हैं, स्प्रे कर दो तो वो चीज सैनिटाइज हो जाएगी, है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसमें आपको कोई कुछ पूछना है किसी को?